गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को मेरा शुभ प्यार। जितने भी मेरी छोटी भाई बहन हैं, सब किसी को मेरा आशीर्वाद। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का खंड ख पढ़ेंगे। हम लोग संसाधन के बारे में ज्योग्राफी कक्षा 10 का ज्योग्राफी है। कक्षा 10 के ज्योग्राफी में संसाधन पढ़ना है और संसाधन को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया था, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। अभी मानवीय संसाधन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि और मृदा संसाधन आता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार का, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्राकृतिक संसाधन में खंड ख है भूमि मृदा संसाधन, भूमि और मृदा संसाधन। इसके पहले वाला वीडियो में बच्चों हम संसाधन के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ाए हैं कि संसाधन होता क्या है, संसाधन कितने प्रकार का होता है। उसमें हम आपको बताए हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, है कि नहीं, सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। ये बहुत सारा जो भी संसाधन है उसमें जो है हम आपको पढ़ा दिए। पिछला जो संसाधन उपयोग एवं विकास उस चैप्टर का नाम था, वो 2 पार्ट में उस वीडियो को हम पढ़ा चुके हैं। पिछला जो चैप्टर है संसाधन विकास एवं उपयोग, उसका 2 पार्ट वीडियो हम आप लोगों को अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। जिसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं कि संसाधन के बारे में, संसाधन की परिभाषा, सबसे पहले भूगोल की परिभाषा दिए, फिर संसाधन के बारे में बताए, उसके बाद में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन ये बता दिए। उसके बाद में संसाधनों को वर्गीकरण के आधार पे जो है, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आपको पढ़ा चुके, दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा। संभावी और संचित कोष संसाधन के बारे में आपको बता चुके हैं। उसके बाद में संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के बारे में बता चुके, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है, इसका क्या मतलब, सतत विकास का क्या मतलब होता है। इसके पिछले वीडियो में हम पार्ट 2 जो वीडियो आपका मिलेगा प्लेलिस्ट में, उसमें जो है इस सतत विकास की अवधारणा के बारे में बड़े विस्तृत तरीका से समझाए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में संसाधन संरक्षण के लिए कुछ उठाए गए जो कदम था, जैसे नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है। उसके बाद में चिपको आंदोलन, वर्षा जल संचय नीति, ठीक है। उसके बाद में जो है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, हम ये सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। ठीक है। मतलब संसाधन के बारे में, संसाधन क्या होता है, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जब वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। सारे जो भी प्रश्न उत्तर उस पार्ट से संबंधित बनता है वो सब हम करा चुके हैं। चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूमि और मृदा संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आता है। भूमि और मृदा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का मतलब बच्चों क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है कि जिस संसाधन को भगवान ने बनाया, जिस संसाधन को भगवान ने बनाया वो सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मिट्टी, जल, पेड़ पौधा, पहाड़, पर्वत, झील, झरना, ये सब भगवान बनाए। ठीक है। तो भगवान के बनाया हुआ जितना भी संसाधन, जिस चीज़ को मानव अपने जीवन में उपयोग कर रहा है, भगवान के बनाए हुए चीज़ों को, वो सारा का सारा प्राकृतिक संसाधन है।
उसी का एक पाठ है जिसका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। उसी का बच्चों ये पाठ है जिसका नाम है भूमि एवं मृदा संसाधन। हम इसमें भूमि और मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि भूमि जो है किस प्रकार का संसाधन वो मेरे जीवन में कितना उपयोगी है। मृदा मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से फसल के लिए कौन से मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, वो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, अगर मिट्टी ना हो तो फिर क्या होगा, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक का मिट्टी में क्या योगदान है, फसल में क्या इसका योगदान है, इन सारों तमाम बातों पे जो है ना इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए बच्चों ये गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर के तरफ से यह वीडियो आपको प्रस्तुत है, आप इसमें लगातार बने रहिए। ठीक है, शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही समझ आएगा। बच्चों ये स्टडी का लिटरेचर वीडियो है, ये छोटा छोटा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों में मैं आपको बहुत ज़्यादा जो व्याख्या करके जो मैं समझाता हूँ, मेरी और सब वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मैं कितने शानदार तरीके से एकदम सरल भाषा में व्याख्या करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और समझ के प्रश्न उत्तर लिखना दुनिया के सबसे बेहतर प्रश्न उत्तर होता है। ठीक है, इसीलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, जिसके चलते हुए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आप शॉर्टकट के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। बहुत शानदार पाठ है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें से मतलब 80% लोग जो हैं, 75 से 80% लोग जो हैं ये किसान वर्ग के लोग होंगे, किसान के बेटा बेटी होंगे, किसान के भाई बहन होंगे, है कि नहीं। किसान समुदाय से किसान वर्ग के लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, मृदा और मृदा का संसाधन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है वह सब प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है वह सब जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह प्राकृतिक देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है तब तक ही मानव का भी अस्तित्व है। बच्चों अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए। आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपना आराम से PDF देखते रहिए और अपना नोट्स तैयार करते रहिए, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि क्या रहा है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले, अभी तक इस संसार में प्राकृतिक के द्वारा जितना भी चीज़ दिया गया है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो। ठीक है, जैविक का मतलब हो गया जो जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, अजैविक का मतलब हो गया जिसमें जीव जंतु नहीं, वो निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैविक घटक का मतलब हो गया कि पेड़ है, पेड़ पौधा है, ये जैविक घटक है। अजैविक घटक क्या हो गया, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये अजैविक, क्योंकि इसमें प्राण नहीं है, ये निर्जीव है। तो जितने भी सारे निर्जीव होगा वो सब अजैविक घटक होगा, और जितने भी सारा सजीव होगा वो जैविक घटक होगा। समझ में आ रहा है। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। समझ रहे हैं, जैसे पेड़ पौधा, नदी तालाब। नदी का यूज हमारे जीवन में है कि नहीं, पेड़ पौधा का मेरे जीवन में यूज है कि नहीं है, है कि नहीं है। और उसके बाद में अजैविक घटक में आ गया कोयला, पेट्रोलियम। क्या कोयला पेट्रोलियम का हमारे जीवन में उपयोग है कि नहीं है ना। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन हुए और इसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन हो गए। आगे कहता है बच्चों कि यह प्राकृतिक देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है तब तक ही हमारे मानव का अस्तित्व है। जब तक इस पृथ्वी पे प्राकृतिक भगवान का दिया हुआ चीज मौजूद है तभी तक हम मानव का अस्तित्व यहाँ पे है।
जैसे भगवान ने पेड़ पौधा बनाया, ठीक है, नदी झरना समुद्र बनाया भगवान ने, है कि नहीं। तो जब तक इस संसार में पेड़ पौधा का और जीव जंतुओं का अस्तित्व है तब तक हमारा भी अस्तित्व है। जिस दिन ये पेड़ पौधा इस पर्यावरण से खत्म हो जाएगा, ये पेड़ पौधा जितने भी सारे भगवान का बनाया हुआ जो चीज़ है, नदी झील तालाब पानी जल, ये जब खत्म हो जाएंगे तो समझ लिए कि मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, भगवान का बनाया हुआ ना जल संसाधन, पढ़ेंगे अगले वीडियो में जल संसाधन। ये जल कितना उपयोगी है मेरे लिए, वायु संसाधन, हवा, ये भगवान ईश्वर का बनाया हुआ है ना। तो जब तक हवा है, जब तक पानी है, जब तक ये पेड़ पौधे हैं, तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप इसका जवाब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा के बारे में, वे प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे जैविक और अजैविक घटक जिनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, वह सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह प्राकृतिक देन है। जब तक प्राकृतिक संसाधनों का अस्तित्व पृथ्वी में मौजूद है तब तक ही मानव का भी अस्तित्व है। इसके बारे में समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चूंकि इन संसाधनों की प्राप्ति हमें पृथ्वी से होती है, इसीलिए इन्हें पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पृथ्वी के नीचे से, पेड़ पौधा ये पृथ्वी पे ही है, आकाश में थोड़े हैं। ये पेड़ पौधा जो है, नदी तालाब झील झरना, ये आकाश में है, ये सब पृथ्वी पे है। इसीलिए इन सब संसाधनों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी संसाधन भी कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को और किस उपनाम से जाना जाता है? पृथ्वी संसाधन के नाम से। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब आता है बच्चों मुख्य पॉइंट पे, मृदा संसाधन। मृदा, ये मिट्टी पृथ्वी पे है ना, ये मिट्टी आकाश में नहीं है, मिट्टी पृथ्वी पे है। और इस मिट्टी का क्या हमारे जीवन में उपयोग है? मिट्टी कहते किसे हैं? आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा एक खेतवा में जो ना हो खेला उहे नु माटी हो, माटी भरला ना, घरवा में टेलर से लेकर मटिया ना भरल जाला। यही जवाब दीजिएगा। क्या ये जवाब होगा तर्क संगत? एक पढ़ा लिखा बच्चा ऐसा जवाब देगा? 10वीं कक्षा का बच्चा ऐसा जवाब देगा? शोभेगा? आपको तर्क संगत जवाब देना है। ठीक है, अब आइए सबसे फर्स्ट परिभाषा यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कि मृदा किसे कहते हैं। मृदा का मतलब बच्चों मिट्टी होता है। ठीक है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी। ठीक है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा हो या मिट्टी हो, बात बराबर है, आप ये समझिएगा। मृदा किसे कहते हैं? चलिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ध्यान देना बच्चों, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह जिस पे हम लोग रह रहे हैं, अपना मकान बनाते हैं, हम लोग वास करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। अब बच्चों आप कहिएगा कि सर ये कार्बनिक और अकार्बनिक कथी है? एक कार्बनिक और अकार्बनिक, मिट्टी का कण तो खैर समझ गए कि हाँ मिट्टी का कण है। फिर एक कण की उत्पत्ति होती कैसे है, कैसे बनती है, उसी का ये परिभाषा है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पे मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब हो गया बच्चों जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के टूटने फूटने से जो कण बनता है। अकार्बनिक का मतलब हो गया जैसे कार्बनिक जिसमें जैव, जो जैव पदार्थों के टूटने फूटने से। अकार्बनिक का मतलब हो गया अजैव पदार्थों के टूटने फूटने से जितने भी सारे मिश्रित कण होंगे उन्हीं सारे कणों को मृदा कहा जाता है। ठीक है, तो जैव पदार्थ जितना भी होगा उसका छोटा छोटा कण और अजैव पदार्थ जितना सारा होगा यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कण को मृदा कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा यहाँ से बच्चों लिख लेंगे कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं, जो मोटा होता है, मध्यम और बारीक होता है। ठीक है,
अब देखिए इस पृथ्वी के भूभाग पे कौन कौन कितना प्रतिशत है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे पृथ्वी पे किसका प्रतिशत कितना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पृथ्वी पे मैदानी भाग, मैदानी भाग में कृषि भी आता है, चरागाह भी आता है, फील्ड भी आता है, ठीक है ना, ये सब मैदानी भाग में आता है। तो हमारे पृथ्वी पर मैदानी भाग का प्रतिशत है 43%। कितना है? 43%। पर्वत है 30%, पठार है 27%। जल को छोड़ करके, जल की चर्चा अभी नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा जले है। अभी जो पृथ्वी है, जो सूखा जगह है, जल अलग विषय वस्तु है, जल को इसमें नहीं शामिल करना है। ये सिर्फ जो भूभाग है, जो सूखा भूभाग जिसपे हमारा वास है, जल में हमारा वास थोड़े है भाई, हमारा वास तो इस भूमि पे है ना। तो इस भूमि पे जो है ना, इसके भागों को वर्गीकृत किया गया है कि मैदानी भाग है 43%। इस पृथ्वी पे मैदानी भाग कितना परसेंट है? तो आपका जवाब होना चाहिए 43%। सॉरी, आपका जवाब होना चाहिए कितना? 43%। पर्वत कितना परसेंट है? 30%। पठार कितना परसेंट है? 27%। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां से यहां तक कि पृथ्वी पे मैदानी भागों की प्रतिशतता कितनी है? 43%। पृथ्वी पे पर्वतीय भाग कितने प्रतिशत हैं? 30%। पृथ्वी पे पठारीय भाग की प्रतिशत कितनी है? 27%। बच्चों इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए अभी से शुरू से ही बताते जा रहे हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? और मिट्टी के निर्माण के बारे में समझिए। जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान, वृक्षों की जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारक जैसे हो गया वर्षा, तूफान, वृक्ष की जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, ठीक है। जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं प्राकृतिक कारण, वर्षा होने के चलते, तूफान आने के चलते, वृक्षों के जड़ उखड़ जाते हैं, उसके चलते इन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। ये पृथ्वी की बहुत बड़ा चट्टान है, बारिश हुआ, बाढ़ का पानी आया, वो चट्टान बिखर गया, ठीक है। तूफान आया, चट्टान को तोड़ दिया, बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष के जड़ जो हैं वह उखड़ गए। तीन सब छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये पृथ्वी की चट्टानें जब टूट जाती है इन कारणों से, तो मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तब मिट्टी का निर्माण होता है। अब कहता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पे कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में थी। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में थी। ये पृथ्वी का सतह जो था करोड़ों वर्ष पूर्व कैसा था? पथरीला था, कठोर था। कैसा था? पथरीला था और कठोर था। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक, ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से पत्थर को पिघलाकर सतह पर लाता है। पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी कभी कभी है, ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे से वो आग को लेके पृथ्वी के ऊपर ला के रख देता है, ठीक है, जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी जब चलती है तो पृथ्वी फट के पृथ्वी के ऊपरी सतह पे वो पिघला के ला के रख देता है। वही कहता है कि ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी को पिघलाकर सतह पे लाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया यह चट्टानें भूकंप अथवा भूचाल से छोटे छोटे पत्थरों में टूटते रही। जैसे जैसे नीचे से तो पिघला के ऊपर ला दिया, और उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया
जब पिघला के ऊपर लाया तो क्या बन गया, यह चट्टान बन गया। ये जब सूख गया तो यह चट्टान बन गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, साल 200 साल 300 साल 400 साल, जब समय बीतता गया तो चट्टानें भूकंप अथवा भूचाल से छोटे छोटे पत्थरों में टूटते रही। जब भूकंप आया या भूचाल आया, कोई उपद्रव आया प्राकृतिक, तब यह जो है वह चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, कौन जो नीचे पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी जो आया हुआ था पृथ्वी की सतह पे आके जो जम गया, तो उसके बाद में जब जम गया तो कुछ दिन के बाद में जब भूकंप आया और जब तूफान आया तो वह चट्टानें टूट के छोटे छोटे पत्थरों में बिखर गया। ठीक है, इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानें सूर्य, जल, वायु, हिमखंड, वृक्षों की जड़, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए। ठीक है, टूटते गए। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और निरंतर चलती रही। इसी प्रकार से नीचे से ज्वालामुखी आई, पृथ्वी की सतह पे जम गई, चट्टान बन गई। प्राकृतिक कारण जो है भूकंप, आंधी, तूफान आया, उस चट्टानों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती रही, मतलब हजारों साल, 500 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, और ये प्रक्रिया बहुत धीरा होता है और ये प्रक्रिया चलती रही और यही पत्थर जो हैं धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो गए। वो जो नीचे से ज्वालामुखी निकला पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आ गया और ऊपरी सतह पे आके वो जम गया, चट्टान बन गया और वह चट्टान पत्थर का रूप ले लिया। प्राकृतिक कारणों से वह चट्टान धीरे धीरे टूटा, कुछ दिनों में बहुत धीरे धीरे जब वह टूटा, बिखरा, यही टूटते बिखरते जो है हमारी मिट्टी का निर्माण हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो गया। बच्चों यहाँ से आप लोग नोट्स भी बनाइएगा। अब आते हैं बच्चों मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार देखिए, भौतिक गुणों या कणों के आधार पर मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक गुणों या कणों के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दुमटी मिट्टी। भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दुमटी मिट्टी। आगे कहता है बच्चों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सर्वेक्षण व अध्ययन करके भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक मिट्टी के संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, सर्वेक्षण व अध्ययन करके मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया। ये मिट्टी जो होती है वो 8 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा 8 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियाँ बताया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। वो जानकारी जरूरी है, लेकिन हम कह रहे एग्जाम की दृष्टि से जो है ना हम लोग 6 प्रकार की मिट्टियाँ को ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से कौन कौन सी मिट्टी के बारे में बताया गया है, पहले उसका नाम जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या रेगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी कितने भूभाग पे पाया जाता है, तो लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी यह भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाया जाता है। लाल मिट्टी, भारत में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर। लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना बच्चों। किस मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा भूभाग पे है? तो लाल मिट्टी का। लेटराइट मिट्टी। अब आता है बच्चों शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी, वन या पहाड़ी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय और जैविक मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं ये सुझाया गया था किसके द्वारा? इंडियन
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया गया था। ये 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में हम जान लिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी, वन या पहाड़ी मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, पिटमय और जैविक मिट्टी। एक किसके द्वारा 8 प्रकार की मिट्टी बताया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, ठीक है। हम लोग को मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियाँ ही पढ़ना है, जो मतलब हम लोग के भारत में मुख्य रूप से वही मिट्टियाँ पाया जाता है, ठीक है। और उसी पे हम लोग का बहुत सारा कार्यभार जो है निर्भर रहता है। अब आइए, अब अगला प्रश्न कहता है, मिट्टी के बारे में तो समझ लिए कि मिट्टी बनता कैसे है, मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आइए कि मिट्टी संरक्षण क्या है, यानी कि मृदा संरक्षण क्या है, मृदा का बचाव किसे कहते हैं, मृदा का बचाना, मृदा की मिट्टी का बचाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में समझते हैं। कहता है बच्चों कि मिट्टी, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम हल्का, ठीक है। मृदा संरक्षण क्या है? मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी, जब मिट्टी की कटाव होगी और भूमि का निम्नीकरण होगा तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति में कमी आएगी, मिट्टी की उर्वरक शक्ति में कमी आएगी और इस कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। भाई मिट्टी में उर्वरक बना रहेगा तब तो उस मिट्टी से हम कोई चीज काम करेंगे भाई, फसल उपजाएंगे, वन वृक्ष लगाएंगे, सब्जियां उत्पादन करेंगे। जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी तो मिट्टी का क्या होगा? वो मिट्टी बंजरनुमा हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। यानी कि मिट्टी में जो उर्वरता है उसकी कमी को रोका जाए, उसकी उर्वरता को बनाए रखा जाए। मिट्टी में जो भी उर्वरता है उसको बनाए रखा जाए, मिट्टी को काट करके उसकी उर्वरता को बर्बाद नहीं किया जाए, भूमि को निम्नीकरण करके उसकी उर्वरता को बर्बाद नहीं किया जाए, ठीक है। भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत सरकार ने केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया था? 1953 में। याद रखिएगा बच्चों, 1953 में भारत सरकार ने मिट्टी के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया था, मिट्टी बचाव के लिए, ताकि मिट्टी की उर्वरता जो है वो बनी रहे, वो बर्बाद ना हो, ठीक है। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं, समझ लीजिएगा कि मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। आगे चलिए, मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें, मतलब मिट्टी का बचाव हम किस प्रकार से करेंगे, हम क्या क्या ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारी मिट्टी की रक्षा हो। संरक्षण का मतलब रक्षा, संरक्षण का मतलब बचाव, रक्षा। हम ऐसा क्या क्या करें कि हमारी मिट्टी की रक्षा हो, हमारी मिट्टी की उर्वरकता की रक्षा हो। वही प्रश्न बना है कि मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले आपको प्रश्न समझना ज़्यादा जरूरी है। आप प्रश्न पहले समझिए कि प्रश्न का मतलब क्या हुआ। जब प्रश्न का मतलब आप समझ लेंगे तो उसका आंसर आप आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न समझिए कि प्रश्न कहता क्या है। मृदा संरक्षण, मिट्टी के बचाव के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। संरक्षण का मतलब बचाव, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि मिट्टी को हम कैसे कैसे बचाएं, कौन कौन से उपाय लगा के हम अपने मिट्टी को बचाएं, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि मिट्टी के बचाव हो, मिट्टी का संरक्षण हो, ठीक है। चलिए अब आंसर की तरफ देखते हैं। मृदा संरक्षण के लिए हम निम्न उपायों को अपना सकते हैं। मृदा संरक्षण के लिए हम निम्न उपायों को अपना सकते हैं। कौन कौन से उपाय को अपना सकते हैं बताते हैं।
मृदा संरक्षण के लिए हम निम्न उपायों को अपना सकते हैं। 3 उपाय इसके सुझाए हैं इसमें, देखिए ध्यान दीजिए। भूमि उपयोग का नियोजन, भूमि उपयोग का नियोजन अर्थात भूमि का उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। ठीक है, भूमि उपयोग का नियोजन, हमको यह नियोजन पहले से प्रोग्राम बनाना है कि किस प्रकार की भूमि पे हमें किस प्रकार की खेती करनी है। मृदा संरक्षण का सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मृदा संरक्षण का सबसे पहला उपाय कि भूमि उपयोग का नियोजन, मतलब किस प्रकार के भूमि पे किस प्रकार की खेती करनी है, अर्थात भूमि का उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। अभी हमको पता है कि भाई गोइड़ा का खेत है जो ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे बड़े डांठ वाला धान हम रोपेंगे। नियोजन करेंगे ना, पहले से प्रोग्राम बनाएंगे ना कि इस खेत में पानी ज़्यादा लगता है, यहाँ पे बड़े डांठ वाला धान रोपेंगे। वह खेत जो है वह ऊंचासी पे है, तो जब ऊंचासी पे जब वो खेत है तो वहाँ पे पानी कम लगेगा, तो वहाँ पे छोटे डांठ वाला हम पौधा रोपेंगे। बड़ा डांठ वाला पौधा रोकेंगे, ज़्यादा पानी का डिमांड करेगा। छोटा डांठ वाला पौधा रोपेंगे, उसमें कम पानी का डिमांड करेगा, है कि नहीं है। तो ये चीज़ें के बारे में कह रहा है कि भूमि उपयोग का नियोजन, किस भूमि का कैसा उपयोग करना है, किस प्रकार से उपयोग करना, इसका पहले प्लानिंग करें। अर्थात भूमि का उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। कौन से भूमि को कब उपयोग करना है और कहाँ कौन से भूमि का मतलब उसका उत्पादन शक्ति जो है कैसा है, उसके बारे में हमको देखना है। जैसे बच्चों, बहुत ऐसा फसल होता है जो मतलब कहीं पे कीजिए, बहुत ऐसा फसल होता है जिसको ज़्यादा उर्वरक शक्ति की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसा फसल होता है जो कम उर्वरक शक्ति में भी वह अच्छा खासा फल जाता है, अच्छा खासा उत्पादन उस फसल का हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये डिसाइड पहले करना होगा कि किस जगह पे उर्वरक शक्ति ज़्यादा है, वहाँ पे उस टाइप के फसल को लगाएं। जहाँ पे जिस फसल को ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत है, तो जिस खेत में ज़्यादा उर्वरक पहले से है वहाँ पे वैसी फसल को लगाएं। जिस फसल को कम उर्वरक की आवश्यकता है, तो देखें कि कम उर्वरक वाला खेत कहाँ है, वहाँ पे कम उर्वरक से प्राप्त होने वाले पौधे को लगाएं। इस प्रकार के सामंजस्य स्थापित करना होगा कि जो जमीन ज़्यादा उपजाऊ है तो वहाँ पे ऐसा पौधा लगाएं कि जो उसको खाद न देना पड़े, वो जो मिट्टी है उसी उर्वरक से वो पौधा जो है फले फूले। ठीक है, वही कहता है कि भूमि उपयोग का नियोजन अर्थात भूमि का उपयोग और भूमि का उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना चाहिए, इसके करना चाहिए। वन के लिए कृषि के लिए अन्य कार्यों के लिए भूमि का एक कल्याणकारी नियोजन करके मृदा संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि वन के लिए कृषि के लिए अन्य कार्यों के लिए भूमि का एक कल्याणकारी नियोजन, कौन से जगह पे हमको पेड़ लगाना है और कौन सी जगह पे हमको खेती करना है, धान चावल उपराजना है, इसका पहले एक अच्छा कल्याणकारी जब हम नियोजन करेंगे, एक कल्याणकारी प्रोग्राम बनाएंगे कि इस जगह पे इस खेत में हम जो है पेड़ पौधा लगाएंगे, यहाँ पे पानी जो है लगाव कम होता है, पौधा सड़ेगा नहीं और पेड़ हमारा निकल जाएगा। इस जगह पे पानी ज़्यादा होता है तो पानी में फलने फूलने वाला जितना भी सारा कृषि है उस टाइप का कृषि हम करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वन के लिए कृषि के लिए अन्य कार्यों के लिए भूमि का एक कल्याणकारी नियोजन, एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो कल्याणकारी हो करके मृदा संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार का हम प्रोग्राम बना के नियोजन करके मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला हो गया, प्रथम बता दी। बच्चों ये आंसर तो है छोटा, लेकिन हम एक्सप्लेन आपको इतना अच्छा से करते हैं कि आप सिर्फ हमारे बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आप जवाब एग्जाम हॉल में बहुत शानदार तरीके से लिखिएगा, इसलिए इतना एक्सप्लेन करते हैं। अब दूसरा कहता है
कि मिट्टी के तत्व, जैसे मिट्टी में तत्व पाया जाता है, उर्वरक वाला तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जीवाश्म आदि के कमी को उर्वरक या खादर देकर पूरा करना मृदा संरक्षण के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए लाभकारी हो। जैसे मिट्टी में जो उपजाऊ जो तत्व होता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जीवाश्म, ये सब जो तत्व हैं, इनकी उर्वरकता को बनाए रखने के लिए, कि नहीं तो आप उर्वरक दी, उर्वरक का मतलब होता है खाद, जो बोरा में कस के खाद नहीं आता है उसको उर्वरक बोलते हैं। खाद दीजिए, या आप मवेशी पालते हैं जो खादर गोबर है उसको ले जाके आप खेतों में पटाइए। उससे जो है ना मिट्टी के अंदर जो ये पोषक तत्व हैं ये पूरे रूप से फुलफिल हो जाएंगे, फिर से पूर्ति हो जाएगी इसकी। ठीक है, तब जो है मृदा का संरक्षण होगा। कि नहीं तो आप खादर गोबर दीजिए और नहीं तो खाद आप डालिएगा, तभी जाके मृदा का संरक्षण होगा। अगला कहता है कि फसल चक्र अपनाकर, जिससे मिट्टी के एक ही तत्व का बार बार शोषण न हो, फसल चक्र से मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है, जिसके कारण मृदा में विषाक्त पदार्थ का विकास नहीं हो पाता है और हमारी मृदा सुरक्षित हो जाती है। ये तीसरा है बच्चों कि फसल चक्र अपनाकर। बच्चों फसल चक्र समझ रहे हैं कि फसल चक्र क्या होता है? ये फसल चक्र बताते हैं। फसल चक्र का मतलब हो गया कि एक ही भूभाग पे, एक ही खेत पे भिन्न भिन्न प्रकार को फसलों को उपजाना, अदल बदल के फसलों को उपजाना ही फसल चक्र कहलाता है। एक ही खेत पे चाहे एक ही भूभाग पे भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को उपजाना फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र अपनाकर, जिससे मिट्टी की एक तत्व का बार बार शोषण न हो, एक ही प्रकार के फसल को जब उस खेत में जब बार बार कीजिएगा तो उस फसल को जो तत्व चाहिए वो पूरा का पूरा पोषक तत्व वो फसल खींच लेगा और जो मिट्टी जो होगा वो एकदम जर्जर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि फसलों को अदल बदल के खेतों में रोपना चाहिए। ठीक है, फसल चक्र से मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। जब आप फसल चक्र जब फसलों को अदल बदल के जब करेंगे तो मिट्टी में जो है जैव पदार्थ और नाइट्रोजनी पदार्थों को आपूर्ति होता रहेगा, जिसके कारण मृदा में विषाक्त पदार्थ का विकास नहीं हो पाएगा। मृदा जो जहरीला बनेगा, मृदा जहरीला बनने से बच जाएगा, यानी कि मिट्टी में विषाक्त पदार्थ नहीं आएगा और हमारी मृदा जो है वो सुरक्षित हो जाएगी और हमारी मिट्टी सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, ये 3 प्रकार के उपाय समझा दिए। चलिए अब आते हैं आगे। भारत की 1/4 भूमि बंजर है जो कृषि कार्य में नहीं आती है। बच्चों जहाँ पे एरो का निशान दिए हैं ये नोट्स हैं, ये स्मरणीय तथ्य आपको याद करने जोग है। जहाँ पे क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम ऑलरेडी क्वेश्चन करके और नीचे हम उसका आंसर लिख दिए, लेकिन जहाँ जहाँ पे एरो होगा उसका मतलब है याद करने योग्य तथ्य है। भारत की 1/4 भूमि बंजर है। आपसे पूछा जाएगा भारत की कितना भूभाग बंजर है, तो 1/4 भूमि बंजर है जो कृषि कार्य में नहीं आती है। भारतीय भूभाग का 1/4 भूमि जो है वो बंजर है, जिस पे खेती नहीं होती है, जिस पे कृषि नहीं होती है। ठीक है, अब कहता है पहाड़ी भूमि की अपेक्षा मैदानी भूमि का उपयोग सबसे अधिक होता है। स्वाभाविक बात है भाई, पहाड़ी भूमि की अपेक्षा मैदानी भूमि का उपयोग सबसे अधिक होता है, क्योंकि मैदानी भूमि में लोग घर द्वार बना लेते हैं, मवेशी अच्छे से रखते हैं, खेती बाड़ी अपना अच्छा से करते हैं, जबकि बहुत सारी सुविधा पहाड़ी भागों में नहीं मिल पाती है। मैदानी क्षेत्र में ही मानव बसाव सर्वाधिक होता है। मैदानी क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होता है, इसीलिए वहाँ पे बसाव होता है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी वाला क्षेत्र, मिट्टियों की उपलब्धता विभिन्न क्षेत्र। अब देखिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी वाला क्षेत्र, जो क्षेत्र है ना मिट्टी का, कौन सा मिट्टी हमारे देश के कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है इसके बारे में बता रहा है। ये क्षेत्र से संबंधित प्रश्न खूब आते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़िए इसको।
जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, किस राज्य के कौन कौन सी एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है आपका पंजाब, असम, मध्य प्रदेश में नर्मदा और तप्ती नदी की घाटियाँ, उड़ीसा में महानदी की घाटियाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल के सागर तट, इन सारे जगहों में जो है ना जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को बांगर या खादर मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को बांगर या खादर मिट्टी भी कहा जाता है। मक्का के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। अब यहाँ से ये लाइन बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, कि मक्का के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, या मक्का के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? आपका जवाब होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। मक्का के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में रहेगा, उसको मारिएगा, नहीं तो खादर मिट्टी रहेगा, उसको मारिएगा। ठीक है, अब आते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, महाराष्ट्र, काली मिट्टी का क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना राज्य क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य क्षेत्रों में एक काली मिट्टी पाई जाती है। कपास और गन्ने के उत्पादन के लिए यह मिट्टी सर्वोत्तम है। अब यहाँ से प्रश्न बन जाएगा आपका कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। क से कपास, क से काली, क से कपास, क से काली मिट्टी। ठीक है, गन्ने के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? तो गन्ने के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। तो गन्ना और कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी, याद रखना बच्चों। अब आते हैं भारत में भू संसाधन। भारत में भूमि संसाधन क्या है, क्या उसका ब्यौरा है? यहाँ से भी प्रश्न बनता है जिसको आप याद रखेंगे। देखिए एरो का निशान है यहाँ पे, स्मरणीय तथ्य है, लिखे हुए हैं कि याद रखें। भारत में कुल भूभागीय क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भूभागीय क्षेत्रफल कितना है? तो 32 करोड़ 87 लाख, यानी कि 32.87 करोड़ हेक्टेयर। भारत का कुल भूभागीय क्षेत्रफल कितना है? 32.87 करोड़ हेक्टेयर। भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 48.83%। ये प्रतिशत यहाँ से आ गया। ठीक है, भारत में कृषि योग्य भूमि की प्रतिशतता कितनी है? 48.83%। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत जंगल है? तो भारत में कुल भूमि का 23.54% वन है, जंगल है। और कितना चाहिए हमारे पर्यावरण के लिए? तो हमारा पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए 33% जो है ये वन चाहिए देश में। ठीक है, 33% जो है ये वन चाहिए, वन, जंगल चाहिए, जंगल चाहिए, ताकि पर्यावरण जो है संतुलित रहे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे देश में कितने प्रतिशत भाई ये हैं, कितने प्रतिशत हैं जंगल? तो 23.54% जंगल है। भारत में कुल भूभाग का बंजर जमीन कितना है? भारत में कुल भूभाग में बंजर जमीन कितना प्रतिशत है? तो 24.8% है। 24.8% जो है ये बंजर भूमि है। 24.8% जो है ये बंजर भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्तमान प्रति भूमि कितनी प्रतिशत है? भारत में वर्तमान प्रति भूमि कितनी प्रतिशत है? तो भारत में वर्तमान
अनुसार भूभाग पर वन होना चाहिए, बता दिए। बंजर भूमि बता दिए। और प्रति भूमि जो है 4.7% है, 4.76% है। भारत में कृषि जो व्यर्थ भूमि कितनी है? 4.17% है। भारत में जल्द वाला अपर्दित क्षेत्र कितना है? 56%। जल्द वाला अपर्दित क्षेत्र कितना है? 56%। भारत में अपर्दित वन क्षेत्र कितना है? 28%। भारत में लवणीय व क्षारीय क्षेत्र कितना है? 6%। भारत में लवणीय व क्षारीय क्षेत्र कितना है? 6%। भारत में वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना है? 10%। बच्चों, ये जो भी डाटा हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा मनन करके इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार दो बार देखिएगा ना, एक बार दो बार देखिएगा, लिखिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न खूब उछाला जाता है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के, ठीक है। तो इसलिए ये सारा हम डाटा जो है ना आप लोगों को एकत्रित करके दे दिए। हालांकि जहाँ तहीं छिटपुट मिलता है, लेकिन हम सारे जगह से एक जगह इकट्ठा करके आपको हम यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। ये 4 पेज का PDF जो है ना, ये मृदा संरक्षण जो है आपको पढ़ा दिए। इसका कुछ पार्ट और रह गया है जो अगले वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और रह गया है, पढ़ा देंगे अगले बार। अभी 4 जो है ना, 4 PDF हम करा चुके। पेज 4 जो है ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मृदा संरक्षण के बारे में हम लोग इतना पढ़े बच्चों। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को जितना मतलब एक्सप्लेन करें, जितना अच्छा से समझाएं, समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर बच्चों अगर किसी प्रकार की कोई अगर त्रुटि अगर सामने आपको नज़र आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट मेरे सराखों पे, ठीक है। कभी कोई किसी तत्व में अगर किसी प्रकार की कोई अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे इरिटेशन है, लेकिन हाँ कमेंट करने से पहले आप भी श्योर हो लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ को लेके, किसी लाइन को लेके, किसी आंकड़े को लेके अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे गलत कर दिए हैं, तो पहले आप जो हैं एक बार, आपको गलत कब पता चलेगा? जब आप सही जानते हैं। तो आप जो सही तथ्य जानते हैं उस तथ्य का एक बार पहले अवलोकन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप बताइएगा, हम भी उसका अवलोकन करके जो सुधार करना होगा करेंगे। अब ऐसा ना हो कि इसमें जो चीज़ है वो एकदम सही तथ्य दिया हुआ है और आप आनन फानन में उस चीज़ को आप गलत बोल दें, तो उससे और सब बच्चे भी आपके कमेंट पढ़ के दिशा भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप पहले श्योर हो लीजिएगा, ठीक है। फिर कीजिएगा, हम आपके कमेंट देखेंगे, हम भी अवलोकन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी उसमें सुधार करने का, हम सुधार कर देंगे, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं बिल्कुल फैक्ट सही है तो फिर सही है, ठीक है। तब कोई किचकिच बात नहीं, सही है तो सही है। चलिए बच्चों, ये वीडियो आप लोग को बता दिए, ज्योग्राफी है। धीरे धीरे सब विषय का जो है ना अपलोड कर देंगे, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब PDF यहाँ से हो गया। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से देख देख के आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा। अच्छे से पढ़ के वीडियो पॉज कर करके जो है ना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना के पढ़िए या वीडियो को एक बार से 2 बार देखिएगा, सब चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है। सब चीज़ समझ में आने लगेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये सब लिटरेचर है, थोड़ा शांति ढंग से पढ़िएगा, तभी जाके सब में नंबर उठा पाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, ठीक है।